गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी के क्लास में मैं सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में लाइसोसोम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने गोल्जी अपरेटस को एक्सप्लेन किया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अभी के वीडियो में मैं लाइसोसोम को एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मेशन एक्चुअली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। आपने देखा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डिफरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। चूँकि उससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है, डिफरेंट हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है, तो उसी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली वेसिकल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के जब गोल्जी अपैरेटस में आते हैं तो गोल्जी अपैरेटस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके देन आफ्टर पैकेजिंग करता है और फिर वही वेसिकल्स डायरेक्ट साइटोप्लाज्मा में रिलीज करता है, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के लिए होता है। लेकिन अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम डायरेक्टली सिंथेसाइज सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका सिंथेसिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। देन आफ्टर उसकी मॉडिफिकेशन इनसाइड द गोल्जी अपैरेटस होती है और फिर वहाँ से वो साइटोप्लाज्म में अपने फंक्शनिंग को परफॉर्म करने लगता है। तो इस सेल ऑर्गेनेल्स का डिस्कवरी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझें। एक्चुअली लाइसो प्लस सोम, लाइसो प्लस सोमा। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग और इसी को हम डाइजेस्टिव भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव। एंड सोमा मीन्स होता है बॉडी। इसका मतलब है कि लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो इनसाइड द सेल स्प्लिटिंग और डाइजेस्टिव बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फंक्शन क्या है। चूंकि ये डाइजेस्टिव बॉडी है सो दैट्स वाई इनसाइड द सेल जो भी मटेरियल्स होंगे, चाहे वो सेल का वेस्ट हो या फिर डेड सेल ऑर्गेनेल्स हो या फिर फॉरेंसिक मटेरियल्स जैसे कुछ माइक्रोब्स हैं पैथोजेनिक इन नेचर के जो इनसाइड द सेल इंटर करते हैं, तो ऐसे फॉरेंसिक मटेरियल को भी ये लाइसोसोम स्प्लिट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिससे उस सेल को प्रोटेक्शन मिलती है। तो इस लाइसोसोम का जो डिस्कवर की हम बात करें तो लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय डी डुवे, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका डिस्कवरी किया 1949 में। कब किया था? तो इन 1949 ईयर में उन्होंने लाइसोसोम जो सेल के अंदर स्प्लिटिंग बॉडी है उसका डिस्कवरी किया था। ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के तरह अगर इसको भी हम देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है सेल के लिए, क्योंकि इसका फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे चल के आप इसके डिफरेंट फंक्शनिंग में देखेंगे कि इसका फंक्शन के कारण ही
ये सेल के इनसाइड एक सिस्टम को जनरेट करता है। दैट सिस्टम इज नोन एज गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम। चूँकि ये डिफरेंट फॉरेंसिक मटेरियल्स को या वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है, जिसके कारण वो सेल को हमेशा के लिए क्लीन रखने का काम करता है। दैट्स वाई दिस सेल ऑर्गेनेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग डाइजेस्टिव मैनेजमेंट सिस्टम इनसाइड द सेल। अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द साइटोप्लाज्मा होता है। एक्चुअली ये मेम्ब्रेनस है, तो ये तो मेम्ब्रेन है और इसी मेम्ब्रेन के अंदर इसमें एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, जिस एंजाइम्स को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। और यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किसी भी फॉरेंसिक मटेरियल को या डेड या वीक सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें जो एंजाइम्स भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर देता है और डाइजेस्ट करने के बाद वो इनगल्फ कर लेगा। तो इस तरीके से ये डाइजेस्टिव बॉडी कहलाता है लाइसोसोम। किसका? तो सेल के अंदर का जो पार्ट्स है, यानी सेल के लिए। तो ये साइटोप्लाज्मा में है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो आउटर मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से ये ढका हुआ होता है। और इसी मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स होते हैं, जिस एंजाइम्स को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो मैंने पहले ही कह दिया कि इसका फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आते हैं उसका मॉडिफिकेशन इनसाइड द गोल्गी apparatus होगा। देन आफ्टर जब ये गोल्गी apparatus से बाहर आते हैं तो अपने फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं। इस तरीके से लाइसोसोम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल स्ट्रक्चर है। अब हम आगे इसके कंस्ट्रक्शन को देखें तो इसके कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो इसका भी आउटर मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको थोड़ा सा समझ लें। तो जैसा कंस्ट्रक्शन मैंने आपको गोल्गी apparatus में कहा था कि प्रोटीन प्लस लिपिड्स एंड साथ ही साथ इसमें एंजाइम्स इसमें भी होंगे। और यही एंजाइम्स कौन सा होगा? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी सेल के अंदर उसका नंबर सिर्फ एक ही होगा, उसमें कई हो सकते हैं। जैसे लाइसोसोम का नंबर भी देखें तो इनसाइड द साइटोप्लाज्मा बहुत होगा। ये डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शनिंग कैसा है। जो सेल जितना ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करेगा तो उस सेल में वेस्ट भी उतने ही रिलीज होंगे। तो उस वेस्ट को क्लीन रखने के लिए उतने ही नंबर में लाइसोसोम की भी ज़रूरत होगी। इसीलिए इसका नंबर डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शनिंग क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। एक चीज़ और देखिए, नोट में इस चीज़ को याद रखेंगे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बेस्ट वर्क इन एसिडिक मीडियम।
ये एसिडिक मीडियम में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है या काम करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। अब थोड़ा सा इसका रिलेशन गौर कीजिए आप, समझाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। साइटोप्लाज्मा जो होता है, जिस साइटोप्लाज्मा में ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तो उस साइटोप्लाज्मा का जो साइटोसोल है उसका नेचर अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, यानी उसकी पीएच ना तो एसिडिक और ना ही बेसिक होती है, और ये वर्क करता है एसिडिक मीडियम में बेस्ट वर्क करता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेस्ट को जब ये इनगल्फ कर रहा होगा या उस पर वो रिलीज करेगा तो वो इस अमाउंट में यानी लेस अमाउंट में रिलीज करता है। तो न्यूट्रल साइटोप्लाज्मा में होने के, साइटोप्लाज्मा का नेचर न्यूट्रल होने के कारण उस पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, और ये डिफरेंट फॉरेंसिक मटेरियल को डाइजेस्ट भी कर लेगा। इसीलिए इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का उतना ज़्यादा इफेक्ट साइटोप्लाज्मा में नहीं पड़ेगा, ये जिस अमाउंट में रिलीज करता है उससे। लेकिन अगर किसी कारणवश ये सेल मेम्ब्रेन जो इसका मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो इसका है, वो मेम्ब्रेन अगर रप्चर कर जाए तो इसके अंदर के जितने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, all enzymes are come out from the lysosome and they mixes with the cytosol, और तब वो जाके उस साइटोसोल्स का एसिडिक नेचर बना देगा, और उसी एसिडिक नेचर बनने के कारण उस साइटोप्लाज्मा के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं तो वो तो न्यूट्रल मीडियम में सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम साइटोसोल में मिल जाने के बाद साइटोसोल का नेचर एसिडिक हो जाएगा एंड फाइनली दे ऑल बिकम्स डाई, और वो सभी मर जाएंगे। रीजन उसका यही है कि चूँकि उसे न्यूट्रल मीडियम में सर्वाइव करने की आदत है, लेकिन जैसे ही ये मेम्ब्रेन रप्चर करेगा तो सभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम चूँकि बाहर आएंगे तो साइटोसोल का नेचर एसिडिक हो जाएगा और उस नए मीडियम में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो दैट्स वाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल ऑल्सो। तो ये सुसाइडल बैग कहलाने का एक ही मात्र कारण है कि जब इसका मेम्ब्रेन रप्चर करेगा तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंप्लीट साइटोसोल का नेचर एसिडिक बना देगा, और फाइनली उस हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स डेड हो जाएंगे। लेकिन अगर ये स्मॉल अमाउंट में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए या स्प्लिट करने के लिए, यानी उसे क्लीन रखने के लिए अगर वो जिस अमाउंट में रिलीज करता है तो उस अमाउंट से उस साइटोसोल के नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फाइनली ये उस समय तक, जब तक इसका मेम्ब्रेन रप्चर नहीं करता है, तब तक सेल के लिए ये गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है, मेंटेन रखता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये बातें हो गई कि इसका मेम्ब्रेन ही रप्चर कर जाएगा, तब ये कंप्लीट साइटोसोल के नेचर को एसिडिक बना देगा। फाइनली डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स डेड हो जाएंगे और सेल डेड हो जाएगा। सो दैट्स वाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब हम आगे इसके फंक्शन को देखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी में आपको ये सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्लियर है, लाइसोसोम का मीनिंग समझ गए, किसने डिस्कवर्ड किया इस चीज़ को समझ गए, स्ट्रक्चर को आपने कंप्लीट किया, और इसे सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है इस चीज़ को भी आपने समझा। अब हम इसके फंक्शनिंग को देखते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे, इट इज एब्सेंट
आरबीसी, ये लाइसोसोम भी आरबीसी में एब्सेंट होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ जो आरबीसी में एब्सेंट है उसके बारे में बताया आपको, तो यहाँ पर भी आप इसे याद रखेंगे कि लाइसोसोम भी आरबीसी में एब्सेंट होता है। अब हम इसके फंक्शंस को समझ रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन है इट इज responsible for intracellular डाइजेशन, यानी इनसाइड द सेल जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, चाहे वो फॉरेंसिक मटेरियल्स हो जिसमें माइक्रोब्स भी आते हैं, कोई सेल डेड हो गया या सेल का कुछ वेस्ट रिलीज है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स अगर उसका वीक परफॉर्म कर रहा है, तो इन सभी चीज़ों को ये लाइसोसोम स्प्लिट कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा और फाइनली वो स्पेस वैकेंट हो जाता है, सेल को प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। इस तरीके से इनसाइड द सेल, सो फाइनली we can say that it maintain garbage management system. ऑफ द सेल, ये सेल के गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन रखता है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप पूछेगा कि व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप बताएंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? तो आप बताएंगे कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, जो एंजाइम्स इस डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को सेल से क्लीन करने का काम करता है, क्योंकि उन सभी को वो अपने एंजाइम्स के थ्रू स्प्लिट कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, फाइनली सेल में वो स्पेस वैकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकेंड पॉइंट है इसका ऑटोफैगी इन नेचर। ऑटोफैगी, ऑटोफैगी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग आप जानते होंगे कि यही लाइसोसोम जब एज इसका हो जाता है तो उस एज में आने के बाद इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक होने लगती है, तो उस समय ये सेल्फ अपने सेल मेम्ब्रेन्स को भी डाइजेस्ट कर देता है, जिसके कारण इसे ऑटोफैगी कहते हैं। आप आगे चल के सेल में थोड़ा सा एक पॉइंट और छूटा हुआ है जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी नहीं किया है, तो प्लाज्मोलाइसिस टर्म को समझना था। तो उस प्लाज्मोलाइसिस में देखेंगे कि दो तरह का प्लाज्मोलाइसिस होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनेकोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि व्हेनेवर सेल इनगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स, जब कोई भी सेल किसी सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज फैगोसाइटोसिस। एंड व्हेनेवर सेल, फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। और दूसरा होता है पिनेकोसाइटोसिस, इसको हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी लिक्विड पार्टिकल्स जब इनसाइड द सेल जाएगा तो उस प्रोसेस को हम पिनेकोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज ऑटोफैगी नेचर। ऑटोफैगी का मतलब हुआ
सेल्फ ईटिंग, यानी जब इसकी फंक्शनिंग वीक हो जाती है एट दैट टाइम ये अपने आप को भी डाइजेस्ट कर देता है, यानी ये मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देगा, तो फाइनली ये वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। उसके जगह पर नए लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वो गोल्गी अपरेटस से होते हुए फिर से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। थर्ड फंक्शन है इट डिस्ट्रक्ट एज्ड सेल। इट डिस्ट्रक्ट एज्ड सेल, जो भी सेल मैच्योर हो जाते सेल ऑर्गेनेल्स, सेल नहीं सेल ऑर्गेनेल्स, तो एज्ड सेल ऑर्गेनेल्स को ये डाइजेस्ट कर लेगा, जिसके कारण उस सेल ऑर्गेनेल्स के बदले नए सेल ऑर्गेनेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो नए सेल ऑर्गेनेल्स उस जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से सेल कंप्लीटली जो है वो हेल्दी रहेगा और अपने फंक्शन को सही ढंग से परफॉर्म कर पाता है। उसके बाद है इट हेल्प इन डेवलपमेंटल स्टेजेस। इट हेल्प इन डेवलपमेंटल स्टेजेस। इस चीज को समझिए थोड़ा सा। आपने मेटामॉर्फोसिस का नाम सुना होगा फ्रॉग में, तो उस मेटामॉर्फोसिस में फ्रॉग जब एग से कन्वर्ट होता है टैडपोल कंडीशन में, तो उस टैडपोल स्टेज में उसमें विंग्स और उसके टेल होते हैं। तो इस विंग्स और टेल के लिए क्या है कि फ्रॉग के स्ट्रक्चर में से वो डिसअपियर होगा, तभी वो टैडपोल से एडल्टहुड में कन्वर्ट होता है। तो टैडपोल से एडल्टहुड में कन्वर्ट होने के लिए उसके विंग्स और उसके टेल को डिसअपियर होना होगा, और उसको डिसअपियर करने के लिए लाइसोसोम का हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। अगर लाइसोसोम यानी फ्रॉग का लाइसोसोम जो टेल में प्रेजेंट है उसके टेल के सेल में, वो लाइसोसोम अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम का वहाँ सिक्रेशन नहीं करेगा, तब फिर फ्रॉग का जो टैडपोल में टेल होता है वो डिसअपियर नहीं होगा, और जब तक वो डिसअपियर नहीं होगा तो फ्रॉग एडल्टहुड में कन्वर्ट नहीं करेगा। सो वी कैन से दैट इट हेल्प इन डेवलपमेंटल स्टेजेस। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, इट इज responsible for the formation of एक्रोसोम। एक्रोसोम के फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एक्रोसोम आप जानते होंगे कि स्पर्म सेल का जो हेड होता है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं, और उस एक्रोसोम का फॉर्मेशन लाइसोसोम के कारण होता है। क्यों कि एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के कारण ही स्पर्म का एग या स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो फीमेल एग के न्यूक्लियस से फ्यूज कर पाता है। क्यों कि फीमेल के न्यूक्लियस को अगर आप देखें तो वो कवर्ड होता है मेम्ब्रेन से, और वो ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर है, यानी ट्रिपल मेम्ब्रेन से होता है। तो जब कोई स्पर्म इसके पास पहुंचेगा तो इस स्पर्म का जो ये हेड है दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम, इसी में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे ही रिलीज होगा इस मेम्ब्रेन के ऊपर तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर इसके नेक से इसका न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से
एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कहाँ से आता है, लाइसोसोम से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। और नेक्स्ट फंक्शन है इसका कि ये सेल को डिफेंस सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड डिफेंस सिस्टम ऑफ द सेल। फिफ्थ है इट प्रोवाइड डिफेंस सिस्टम ऑफ द सेल। जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी फॉरेंसिक मटेरियल्स, जैसे कोई हम माइक्रोब्स जो पैथोजेनिक इन नेचर है, अगर वो सेल के साइटोप्लाज्मा में इंटर कर जाएगा तो उस फॉरेन मटेरियल्स को, उस पैथोजेंस को इस लाइसोसोम का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो उसे डाइजेस्ट कर लेता है, तो फाइनली उससे उसे प्रोटेक्शन मिल जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम सेल को डिफेंस सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। और एक इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसे आप याद रखें नोट में, कि लाइसोसोम के डिसऑर्डर से एक डिजीज भी होती है, हाइपोसिक्रीशन। ऐसे आप याद रखें कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ लाइसोसोम causes a disease are known as Tay-Sachs, Tay-Sachs। इस डिजीज का नाम है Tay-Sachs, ये याद रखेंगे। एक्चुअली इस डिजीज के कारण ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में याद रखें, ड्यू टू दिस डिजीजेज due to this disease brain becomes non-functional, और ब्रेन डिसऑर्डर अकर, ब्रेन डिसऑर्डर। क्यों? तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन ब्रेन सेल। ब्रेन सेल के अंदर लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है, यानी ये चूँकि एक्स्ट्रा लिपिड्स हो या कुछ भी हो जो सेल को जो रिक्वायर्ड नहीं है उस चीज़ को ये डाइजेस्ट करता है। लेकिन अगर लिपिड को डाइजेस्ट नहीं किया ब्रेन सेल के अंदर तो उसमें लिपिड का डिपोजिशन हो जाएगा ब्रेन सेल में और ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा। इस डिजीज को हम कहते हैं Tay-Sachs। तो इसलिए याद रखेंगे कि लाइसोसोम के हाइपोसिक्रीशन से, यानी इसमें अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का बनना बंद हो जाए तो उसके कारण ब्रेन डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि उसमें लिपिड का डिपोजिशन हो जाएगा
और उससे ब्रेन डिजॉर्डर हो जाएगी, उस डिजीज को स्पेशली हम tay Sachs डिजीज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एक और ऑर्गेनेल्स का मैंने नाम लिखा था वैक्यूल्स, तो वो वैक्यूल्स चूँकि एक्टिव या लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है सेल का, इसलिए हम अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन जो लिविंग सेल है उसमें हमने 3 बताया आपको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम, और ये तीनों सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स का एक्सप्लेन करूँगा। आशा है आप सभी इस नोट्स को बना के कंप्लीट रखेंगे, ताकि मैं जब वहाँ आऊँगा तो आप सभी इस नोट्स को मेरे सामने रखेंगे और फिर मैं उसे चेक करके आपको वापस करूँगा। समझ के रहें, पढ़ के कंप्लीट करते रहिए घर पे बैठ के, और जो कंडीशंस हैं अभी उसमें अपने आप को सेफ बना के रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे माइटोकॉन्ड्रिया बता रहा हूँ। थैंक यू।